दोस्तों, जो हमारे बीच नए लोग हैं, मुझे ये कहने में आज कोई संकोच नहीं है कि 40 साल से अर्चना जौहरी नाम की शख्सियत को मैं जानता हूँ और ये मेरे कुछ उन मित्रों में से है जिन्होंने मुझे ज़िंदगी भर बहुत कंफ्यूज किया। जब इनकी शुरुआत हुई नवभारत टाइम्स में तो पता चला एक लड़की आ गई, कुछ लेख फेंक लिखती, पता चला बीच में कहानी आ गई। उसके बाद पता चला कि मीडिया में सक्रिय हो गई, टीवी पर इंटरव्यू ले रही है बड़े बड़े लोगों का। जैसे बताया भाई ने कि सह्याद्री में बहुत पॉपुलर कार्यक्रम जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों की गज़लें बहुत बढ़िया लिखती हैं, एंकरिंग बहुत अच्छा करती हैं। तो मैं हर कदम पे जैसे ही एक मानस बनाता था कि अर्चना में ये गुण है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाता था। तो इससे मैं अपना और चित्रनगरी का सौभाग्य मानता हूँ कि आज पुरुष दिवस पर इतनी महिलाएं हमें 7 पुरुषों को आशीर्वाद देने के लिए 14 महिलाएं आई। तो ये रेशो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके सम्मान में आप एक बार तालियां बजा सकते हैं। अर्चना के परिचय के बारे में केवल यही कि 40 वर्षों से सक्रिय हैं और 1980 से शुरुआत हुई थी नवभारत टाइम्स से। उसके बाद जितनी भी पत्र पत्रिकाएँ आप हिंदुस्तान के राष्ट्रीय स्तर की सोचें, उसमें सब में रचनाएँ, कहानी, गज़लें ये सब छपी हैं और लगातार छपती रही है। ये दौर कभी बंद नहीं हुआ। आकाशवाणी से कवयित्री और कहानीकार के रूप में संबंधित रही हैं। और मुझे याद है वो दौर जब सावित्री कोचर के उदय से पहले हम लोग ढूंढते थे, क्योंकि देवमणि और मैं तो कुख्यात संचालकों में हो गए थे, लेकिन कई बार ऐसा होता कि महिलाओं की दोस्ती है, तो उस समय हमारे पास मधु शुक्ला तो थी नहीं। तो अचानक एक लहर से आई कि भाई अर्चना जौहरी, और हम लोगों ने जब 1-2 प्रोग्रामों में सुना तो मुझे लगा कि जिस शिष्टशाली और सुधी संचालन की ज़रूरत है उसको अर्चना पूरा करेंगी। और आज आप देखते हैं कि अच्छी संचालिकाओं में देश भर में अगर नाम लिया जाए तो हमारे मुंबई से अर्चना जौहरी का नाम बहुत ही इज्जत के साथ। और अब मैं शुरुआत तो बातचीत की केवल इसी तरह से कि जो लोग सब हम लोग भी जानना चाहते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ये शायद सोच लिया था आपने या सोचा नहीं था, और अनायास ये धारा इस ओर कैसे मुड़ गई? आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और उसके पहले ही मैं सबको, पांडे जी को और चित्रनगरी संवाद मंच को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझसे बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैंने समझा। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए बहुत पीछे जाऊँगी। जब मैं कॉलेज में थी, बल्कि उससे भी पहले जब हम लोग बच्चे थे, तो हमारे घर में ना पढ़ाई का, किताबों का बहुत माहौल था। और हमारे उत्तर प्रदेश में हर कोई 2-3 MA से कम नहीं होता। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो मेरे फादर, मेरी बुआएं हर तरफ कामायनी और ये सब किताबें, हम लोग छोटे थे भी तो किताबें देखते रहते थे। तो हम और मेरी बहन, हम दोनों खेल खेलते थे, तो वो भी कहानी लिखने का कि 1 मिनट में एक कहानी लिखनी है और एक चित्र बनाना है। तो एक राजा था, वो कुएं के पास आया, ऐसे करके ये हमारे खेल हुआ करते थे। उसके बाद मैं कॉलेज में आई, जब बात हो रही है 17 साल की थी, और वहाँ पर एक दिन हमारे क्लास में कोई आया और कहने लगे कि कहानी प्रतियोगिता है और कौन कौन भाग लेगा। तो मैंने तुरंत कह दिया कि मैं ले लूँगी, और मुझे पता भी नहीं था कहानी प्रतियोगिता होगी तो लिख के देना होगा। उन्होंने वहाँ हमें बुलाया और 3 घंटे एक इम्तहान की तरह एक हमें टॉपिक दिया था और उस पर कहानी लिखनी थी हमें 3 घंटे में। तो मैंने कहानी लिख भी थी, वो कोई सोशल कहानी थी, और जो मैंने एक अपने कार्यक्रम में सुनाई भी थी, युद्ध नहीं थमा। वो कहानी लिखकर मैं आ गई, फिर भी मैं इतनी सीरियस नहीं थी कि अरे लिख तो आई हूँ, कुछ होगा। लेकिन उसके बाद जब वो पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर मुझे उसमें प्रथम पुरस्कार मिला, और उसका नाम था अमृतलाल नागर पुरस्कार, उस पुरस्कार का नाम था। और मुझे कहा गया कि आपको पुरस्कार लेने के लिए बुलाया जा रहा है। तब भी मैं चली गई लेने। उस पुरस्कार का जितना महत्व मेरे लिए आज है, मैं समझ भी नहीं पाई थी कि कहानी लिख के इतने बड़े राज्य स्तर पर पुरस्कार मिलना कितनी। तो उसके बाद फिर मुझे कहानियाँ लिखना बहुत अच्छा लगता ही था। और चूँकि मैं पढ़ाई थी तो मेरी मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी थी मैंने, और साइकोलॉजी। तो मेरी सारी कहानियाँ जो थी वो मनोवैज्ञानिक थी। मेरे लेखन में मनोविज्ञान बहुत रहा शुरू में, भी रहता है।
तो सारी चीज़ें बहुत रही। और उसके बाद धीरे धीरे लेखन आगे बढ़ता रहा। और 84 में मेरी पहली किताब निकली थी, 1984 में। उसका नाम था नवांकुर। वो दिल्ली की किताब घर से निकली थी। और उसके पहले नवभारत टाइम्स, जिसकी आपने चर्चा की, उसमें एक कॉलम आता था केवल महिलाओं के लिए, 1980 में। उसमें कानपुर से लिखती थी मैं, वहाँ से भेजती थी और यहाँ मैं छपती थी, और वो फिर लेखन शुरू हुई। आज हम यादों की कतरन जिस किताब के संदर्भ से बातचीत करने और न केवल किताब के बल्कि इनके जीवन के बारे में भी जानने के लिए जमा हुए हैं। इसे आप पढ़ेंगे तो ये किताब 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में गज़लें हैं जो बहुत ही अलग अंदाज में, जिसे हम अर्चना का बिंदास अंदाज भी कह सकते हैं, उसमें है। और दूसरे भाग में कविताएं हैं। तो मैं एक अलग सा प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि आज बाढ़ सी आई हुई है, हम जिससे भी मिलते हैं वो अपना नाम बाद में बताता है, किताब पहले थमा देता है। उसके कितने पाठक हैं, क्या सर्कुलेशन है, इसकी बात नहीं होती, बस एक विमोचन हो जाता है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि ये इस किताब के चर्चे कई जगह हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है जब कई मित्रों के यहाँ, किसी साहित्यकार के यहाँ वो किताब उनको मिलती है। तो आप ये अनुभव अपना बताएं कि किताब तो आई, इसके बाद में एक जो उदासीनता है लोगों के बीच, ये पढ़ी नहीं जाती किताबें, जैक लगाना पड़ता है, फोन करना पड़ता है। आपका अपना अनुभव अपनी इस किताब के बारे में क्या है? मेरा अनुभव यादों की कतरन, जैसा कि नाम से है कि भाई मेरी ज़िंदगी और हर इंसान का, हर लेखक और कवित्री के लेखन में उसकी यादों की कतरनें ही होती हैं, पूरी यादें। तो मेरी ये किताब मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ऐसी रचनाएं हैं जो मतलब मेरे हृदय से निकली हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक पढ़ने की बात है, मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में इसका पूरा खाका तैयार हुआ था और इसके छापने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2022 जनवरी में ये किताब आई थी। तो उसके बाद इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों ने पसंद किया और काफ़ी इसमें से अब तक 3 गज़लें रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं और अब काफ़ी पे काम चल रहा है। एक और बात, हमने से आज यहाँ सौभाग्य से कई लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और हम लोगों का परिचय लोग देते हैं कि कल्पना लोग के लोग हैं। ये कल्पना कर लेते हैं, मधु ने कोई कल्पना की, एक लेख लिख दिया, देवमणि जी ने कोई कल्पना की, शेर व शायरी, हमारी सब शायरा। लेकिन इस किताब की कुछ गज़लें पढ़ते समय ऐसा लगा कि मुझे जो गुरु तुल्य हमारे रहे राजेश जौहरी साहब की याद आई। वो तो एक अलग ही कद पर, अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उनके नगमे आज भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी उनमें जान है और आज के माहौल पर वो फिट है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हम लोगों के साथ एक लेबल जुड़ जाता है कि ये कल्पना लोग में कहीं भी चले जाते हैं और लिखते हैं, तो कुछ गज़लों पर जो प्रभाव लगता है, ऐसा लगता है कि राजेश जी सामने खड़े और आपने उनको देख कर लिखी। तो इस चीज़ को आप कितना मानती हैं कि ये जो हमारे पर्सनल बहुत करीबी लोग हैं, उनके माध्यम से साहित्य काफ़ी प्रतिशत रचा जाता है, कुछ कल्पना से? साहित्य में न केवल कल्पना का, सबसे पहला तो जो हमारे आसपास गुजर रहा होता है, जो सत्यता होती है, जो हकीकत होती है, मुझे लगता है कि साहित्य की जड़ें तो वही होती है, उसके बाद उसमें कल्पना जोड़ी जाती है, उसका मसाला लगाया जाता है। तो हर साहित्य में कहीं ना कहीं सत्य जुड़ा होता है, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा। राजेश जी, अगर आप कहें, मैंने गज़लें एक आध पहले कही होंगी उनसे मिलने से पहले, जबकि वो खुद बहुत कम गज़लें कहते थे, वो मानते भी थे। लेकिन मेरी गज़लें ज़्यादा कहना उनके बाद शुरू हुआ, क्योंकि मैंने जो एक बहुत ज़रूरी शर्त है गज़लें कहने की, उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना। उर्दू बोलती मैं अच्छी थी क्योंकि लखनऊ की थी, लेकिन लिखना पढ़ना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जो मैंने राजेश जी से सीखा। उर्दू लिखना पढ़ना जब किताबत आ गई मुझे, ऐन गैन अलिफ बे पे ते, तब मुझे लगा कि अब मैं गज़ल कहने के काबिल हुई हूँ। और जो मैंने गज़लें पहले भी कही थी, वो उनको मैंने नाप तौल में बिठा के उसके बाद में दुनिया के सामने लाई। तो राजेश जी की वजह से ही, और इस उर्दू के मामले में वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने उर्दू सिखा के मुझे
न केवल एक भाषा से समृद्ध किया बल्कि एक तहजीब से समृद्ध किया कि निसंदेह जिसने मेरे लेखन को, मेरे व्यक्तित्व को बहुत समृद्ध किया है। ये सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है कि इस कद का व्यक्ति आपको जीवन साथी के रूप में मिला। और जब हम लोग खुश होते हैं कि ये जो बच्चियाँ अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो एक अब तो आपको अकेले ही संभालना है इन दोनों को, और दोनों बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। तो एक माँ के रूप में नहीं, एक शिक्षक के रूप में आपका संतोष क्या कहता है? मैं बहुत इतनी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, और ईश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, यही सोच के कि ये दोनों, आप तब खुश होते हैं जब आपके बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी खुशी होती है। और अच्छे का मतलब बड़े पद पर ही चले जाना नहीं होता, जब वो उनमें मानवता होती है, जब वो मुझसे ज़्यादा जब ये दूसरों के लिए चिंतित होते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो उनकी तारीफ करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में दोनों बहुत अच्छा कर रही हैं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छा गाती है रतिका, राशि की इवेंट कंपनी इतना अच्छा चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ इनका दूसरों से जुड़े रहने का जो इनका भाव है। अब आज मेरे लिए ही नाम ही आती है राशि, तो लेकिन ऑल द वे अपना काम छोड़ के, वो छोड़ के, और मेरे लिए नहीं, सबके लिए वो आती है। आप लोग भी कभी उसे पता चल जाएगा कि किसी को हमारी ज़रूरत है तो रतिका राशि। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अकेली हूँ, मुझे लगता है हम लोग त्रिदेवियाँ हैं। दोस्तों, गज़लों के बारे में तो मेरे छोटे भाई देवमणि मुझसे अधिक जानते हैं, लेकिन ये हमने सबने महसूस किया है कि गज़लों का समीकरण बड़ी तेज़ी से बदला है पिछले 10 वर्षों में। अब वो चीज़ें अपील करती हैं जिनमें नयापन हो, नए नए प्रतीक हों, नए नए एग्जाम्पल सेट करें, नए ढंग से मैसेज देने की कोशिश करें। अर्चना जी के 2 शेर मैं पढ़ता हूँ आपको कि कैसे अपील करते हैं वो, और पूरी गज़ल पढ़ने की इच्छा होती है कि कौन किसी का अब होता है, कौन किसी का अब होता है, मतलब से ही सब होता है। क्या बात है। कौन किसी का अब होता है, मतलब से ही सब होता है। कुछ रिश्ते मतलब के होते, कुछ रिश्ते मतलब के होते, पर कुछ का मतलब होता। क्या बात है। तो मैं चाहूँगा कि इस किताब में से या अपने मन से कुछ गज़लें हम अर्चना जी से सुने। मैंने तो बड़े आड़े तिरछे अंदाज में सुने, लेकिन वो बहुत प्यारे अंदाज में सुनाएंगे। हम लोग तालियां थोड़ी सी पहले ही बजा रहे हैं। गज़ल के पहले मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कविता मेरी है ताजमहल, उसका शीर्षक है, पसंदीदा। तो ताजमहल, हाँ थैंक यू, शुक्रिया। कि कहाँ गए वो हाथ, कहाँ गए वो हाथ जो प्रेम के सर्वोत्तम मानक की बुनियाद में थे। कहाँ गए वो हाथ जो प्रेम के सर्वोत्तम मानक की बुनियाद में थे, जो रच गए इतिहास, दे गए हमें प्रेम, निष्ठा, समर्पण और वचनबद्धता के चरम का प्रमाण ताजमहल, और बता दे दुनिया को कि प्रेम ऐसे किया जाता है। बता दे दुनिया को कि प्रेम ऐसे किया जाता है। अपनी प्रेयसी के बहाने सारी दुनिया को प्रेम का उपहार दिया जाता है। साथ ही खोल गए एक भेद और भी, साथ ही खोल गए एक भेद और भी, कि प्रेम करने वाले सबसे प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वाले सबसे प्रेम नहीं करते। वो प्रेम नहीं करते उन रोटियों से जो कितने ही घरों में उस दिन से बननी बंद हो गई है। वो प्रेम नहीं करते उन रोटियों से जो कितने ही घरों में उस दिन से बननी बंद हो गई थी। वो प्रेम नहीं करते उन आँखों से, वो प्रेम नहीं करते उन आँखों से जो अपने प्रियतम के कटे हाथों को देखकर पथरा गए थे।
वो प्रेम नहीं करते उन आँखों से जो अपने प्रियतम के कटे हाथों को देखकर पथरा गई थी, वो प्रेम नहीं करते। वो प्रेम नहीं करते नन्हे बच्चों के गालों पे उस स्पर्श से जो उन्हें अपने पिता के हाथों मिलता है। वो प्रेम नहीं करते नन्हे बच्चों के गालों के उस स्पर्श से जो उन्हें अपने पिता के हाथों मिलता। वो प्रेम नहीं करते आने वाली कल की उम्मीदों से जो किसी के अहम की सलीब पर चढ़ा दी गई। एक झूठे प्रेम की बलिवेदी पर सदा के लिए सुला दी गई। प्रेम करने वाले सबसे प्रेम नहीं करते, सबसे एक गजल भी हम लोग सुनेंगे। एक गज़ल मैं सुनाऊंगी और ज़रा अलग सी गज़ल इन्होंने कहा है ना कि उसमें आर्ट ऑफ लिविंग है। कहते हैं ना कि कैसे जिया जाए। तो जब ये हो रहा था कि भाई 2 लाइनें बोलना ज़रूरी है कि मैं तब खुश रहूँगी जब ये इंसान बदल जाए, जब ये हालात बदल जाए, जब ये बदल जाए, जब वो। तब एक शिक्षा आई थी कि भैया कुछ मत बदलो, तुम अपना नज़रिया बदल लो, तुम देखने का नज़रिया बदल लो, चीज़ें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। तो वहाँ से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त सा हो गया। तो मैंने मतलब कहा और गज़ल बन गई कि मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, फिर तो सारा नज़ारा ये बदला के बस। मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, फिर तो सारा नज़ारा ये बदला के बस। ऐसा क्यों कर हुआ, वैसा क्यों ना हुआ, सोचने का ही धारा ये बदला के बस। और मैं ख्यालों में अपने ही रहती थी जब, मैं ख्यालों में अपने ही रहती थी जब, मुझको लगती थी दुनिया बुरी ही बुरी। मैं ख्यालों में अपने ही रहती थी जब, मुझको लगती थी दुनिया बुरी ही बुरी। मैंने आँखों से चश्मा उतारा ज़रा, पानी मीठे में खारा वो बदला के बस। मैंने आँखों से चश्मा उतारा ज़रा, पानी मीठे में खारा वो बदला के बस। और उसकी ज़िद इम्तिहान वो लिए जाएगी, उसकी ज़िद इम्तिहान वो लिए जाएगी। जीतने की भी मैंने थी खाई कसम, जिंदगी से ज़रा दोस्ती मैंने की, जिंदगी से ज़रा दोस्ती मैंने की। गम खुशी में वो सारा वो बदला के बस। जिंदगी से ज़रा दोस्ती मैंने की, गम खुशी में वो सारा यूँ बदला के बस। और मुझ में है एक मैं, तुम में है एक तुम, ईगो, तू मैं ईगो। मुझ में है एक मैं, तुम में है एक तुम और मैं की कहानी पुरानी बड़ी। और साथ की जब अहमियत पता चल गई, साथ की जब अहमियत पता चल गई, हम में मेरा तुम्हारा यूँ बदला के बस। हम में मेरा तुम्हारा यूँ बदला के बस। और शेर आखिरी अलग मिजाज का है कि सबके हाथों में पत्थर भी देखे थे, और सबके हाथों में पत्थर भी देखे थे, और मेरा घर भी तो शीशे का ही था बना। सबके हाथों में पत्थर भी देखे थे, और मेरा घर भी तो शीशे का ही था बना। वही शीशा जो मैंने दिखाया उन्हें, पत्थरों का इशारा वो बदला के बस। वही शीशा जो मैंने दिखाया उन्हें, पत्थरों का इशारा वो बदला के बस। मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, फिर तो सारा नज़ारा यूँ बदला के बस। ऐसा क्यों ना हुआ, वैसा क्यों ना हुआ, सोचने का ही धारा यूँ बदला के बस। हम अपने आसपास देखते हैं तो कई व्यक्ति तो हमें मिलते हैं कि एक विधा में वो काम करते हैं, वो जाने जाते हैं, ये शायर हैं, ये कवि हैं, ये लेखक हैं, एक एक परिचय होता है। लेकिन बरसों से अनेक विधाओं में काम कर रही हैं अर्चना। और जब कभी हम विचार करते हैं, अलग से भी गोष्ठियाँ होती हैं कवि कलाकारों के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये जो सरलता है, आपने जितना भी सुना है, समय के कारण हम जितना सुनवा पाए, बड़ी सरल सी भाषा है। कहीं कोई दांव पेश, अपने आप को विद्वान जताने का कोई शब्द जबरदस्ती टूसा हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा गुण है। घर पे जाते हैं तो वो एक ऐसी गृहिणी की तरह करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये कवियत्री भी होगी या शायरा भी होगी, पूरा परिवार ही ऐसा है। तो आज हम इस अवसर पर एक बार फिर उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं
कि अपनी इसी सादगी सरलता के साथ अर्चना जौहरी नाम की लेखिका, कवयित्री, एंकर उतने वर्षों तक इस संसार में जिए जितने वर्षों तक कोई व्यक्ति जी सकता है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।